हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। मैं आशुतोष गंगराड़े आईओक्सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग भारतवर्ष के बारे में। भारत के समय समय पर अनेक कालखंडों में अनेक नामों से जाना जाता रहा है भारत को, जिसमें से एक नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम किस आधार पर पड़ा, इसके पीछे क्या तर्क है, इनके बारे में बात करेंगे। और अन्य कालखंडों में अन्य समय अंतराल में भारत को किन अन्य नामों से जाना जाता रहा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्लास को बिना देर किए हुए भारतवर्ष के साथ। तो भारतवर्ष जो है एक शब्द है, संयोजक शब्द है। ये तीन शब्दों से, तीन वर्ड से, भारत और वर्ष, ये तीन शब्दों से मिलकर हमारा भारतवर्ष शब्द देखने को मिलेगा। इन भारत और वर्ष के अगर अर्थ देखें हम, तो भा का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान, यानी ज्ञान या प्रकाश का क्षेत्र। और रत मतलब होता है लीन होना या संलग्न होना। लीन या संलग्न मतलब किसी चीज में रत होना, जैसे हम पढ़ाई में लीन हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न हो जाते हैं, रत हो जाते हैं। तो लीन या संलग्न होना किस क्षेत्र में? ज्ञान को प्राप्त करने में। ज्ञान मतलब प्रकाश को प्राप्त करने में। ज्ञान मतलब है प्रकाश, प्रकाश अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। और वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर व्यक्ति या जहां पर लोग जो है वो प्रकाश की तरफ जाने में लीन है, यानी ज्ञान को प्राप्त करने में लीन है, संलग्न है, तत्पर है, ऐसे क्षेत्र को हम भारतवर्ष कहेंगे। तो ये भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम है भारतवर्ष। ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जो निरंतर मतलब कंटिन्यूअस प्रकाशमय रहे। प्रकाशमय मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर लाइट पड़ रही है, नहीं, प्रकाशमय मतलब जहां पर ज्ञान या इनलाइटमेंट चलता हो या ज्ञान में लीन रहे, उसे हम भारतवर्ष कहेंगे या भारतवर्ष कहते हैं। यह भारतवर्ष की एक शाब्दिक डेफिनेशन है। अब यह भारतवर्ष जो है, यह शब्द कहां से आता है, भारत एक्चुअली में कहां से आता है? तो भारत का नाम किस भरत राजा के नाम पर पड़ा है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में एक प्राचीन राजा थे भरत। उन भरत के नाम पर ही इस देश को भारत कहा गया। अब ये भरत कौन से हैं? क्योंकि हमारे इतिहास में हमें कई सारे भरत नाम के राजा मिलेंगे, तो उन सभी राजाओं में से कौन से भरत नाम के राजा हैं? तो देखिए, 4 युग है, सतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग की बात तो हम करेंगे नहीं, इसमें 3 युग जो है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। तो इन युगों के हिसाब से अलग अलग राजाओं का वर्णन मिलता है। जैसे अगर बात करें हम जैन ग्रंथ आदि पुराण या जिनसेन, यहां पर जैन ग्रंथ जो है आदि पुराण, जिसके लेखक है जिनसेन, जिसके रचनाकार है जिनसेन, ये बताते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, यानी जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से सबसे प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उन ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे भरत। उन भरत के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा भारत। ये हमको घटना मिल रही है सतयुग की। सबसे पहला युग जो था वो सतयुग था। तो सतयुग के एक राजा थे, प्रतापी राजा, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर भी हैं। उनके पुत्र हुए भरत। उन भरत पुत्र के नाम पर ही इस देश को भारत के नाम से या भारतवर्ष के नाम से जाना गया। भरत यानी भारत। और जहां पर भारत क्षेत्र, जहां पर राज कर रहे हैं, यानी वर्ष, क्षेत्र मतलब वर्ष को उस टाइम पर क्षेत्र कहते थे। तो भरत नाम के राजा जहां पर राज कर रहे हैं, जहां पर उनका किंगडम है, वो कहा गया भारतवर्ष। और इनके छोटे जो पुत्र हैं बाहुबली, ऋषभदेव के छोटे पुत्र मतलब भरत के छोटे भाई बाहुबली, जो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में उनकी गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है, जो कि गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के द्वारा बनवाई गई थी। आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो ये इनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पहली हमको स्टोरी ये मिल रही है। कौन बता रहा है ये हमें? ये बता रहा है हमें जैन ग्रंथ आदि पुराण। ये किसने लिखा है? ये लिखा है जिनसेन ने। दूसरी कहानी हमें मिल रही है शतपथ ब्राह्मण, महाभारत के आदि पर्व और वायु पुराण। ये अलग अलग ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र है। इन शास्त्रों के अनुसार हमें दूसरी कहानी ये मिल रही है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं भरत। राजा दुष्यंत एक कुरु वंश था। यह महाभारत कालीन एक कुरु वंश है, प्रतापी वंश है। इनके पुत्र हैं भरत, शकुंतला और दुष्यंत के। इनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और जब मैंने नाम लिया महाभारत, तो महाभारत घटना कब की है? ये द्वापर युग की घटना है महाभारत, ठीक है। और इनके बारे में राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है, इसके बारे में कालिदास जी का एक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी का है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में वर्णन किया गया है। और यह कहानी हमें मिलती है इन शतपथ ब्राह्मण, महाभारत के आदि पर्व और वायु पुराण के अनुसार कि जो भारत देश है अभी वर्तमान में, इसका नाम पड़ा था राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। तीसरी हमें स्टोरी यहां पर मिल रही है राजा दशरथ के पुत्र भरत। प्रभु श्री राम, उनके छोटे भाई भरत, उनके नाम पर यह कहानी हमको त्रेता युग की। भगवान राम का संबंध किस युग से है? त्रेता युग से है।
तो तीसरी कहानी हमें ये मिल रही है कि जो राजा दशरथ थे उनके 4 पुत्र हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम। तो श्री राम के जो छोटे भाई हैं भरत, उनके नाम के आधार पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। क्योंकि देखिए श्री राम और लक्ष्मण जी गए थे वनवास में, तो जितना वनवास उन दोनों ने झेला था उससे कहीं ज्यादा भरत ने झेला था। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास तो मतलब वनवास काटने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। हालांकि लक्ष्मण जी के पास तो था, लेकिन वो प्रभु श्री राम के साथ में चले गए थे। लेकिन यहाँ पर भरत को वो छोड़ के गए थे, भरत जो है राजपाट संभालेंगे। लेकिन भरत ने क्या किया, भरत ने धर्म का परिचय दिया और धर्म का परिचय देते हुए उन्होंने चरण पादुकाएं रखी प्रभु श्री राम की और उनके बिहाफ में शासन करना स्टार्ट किया। उन्होंने खुद डायरेक्टली शासन करना स्टार्ट नहीं किया। तो इसलिए भरत के जो त्याग है, भरत का जो बलिदान है, भरत का जो धर्मपरायण नेचर है, इस नेचर के कारण ही इस देश को कहा गया भारतवर्ष, क्योंकि ये त्याग और बलिदान की भूमि है। ये तीसरी घटना हमें बता रही है त्रेता युग की। तो सतयुग की कहानी जिसमें ऋषभ देव के पुत्र है भरत, इनके नाम पर पड़ा। दूसरी कहानी त्रेता युग की जिसमें राजा दशरथ के पुत्र है भरत, इनके नाम पर पड़ा। और तीसरी कहानी है यहाँ पर कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, इनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ रहा है। देखिए अलग अलग चीजें हमको काल की घटनाएं मिल रही है, अलग अलग राजाओं के नाम मिल रहे हैं। इसमें भी हम देखेंगे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक नाम किसका मिल रहा है अभी हमें आगे। फिर हमें चौथी घटना ये मिल रही है वैदिक कालीन ग्रंथ। वैदिक काल में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के आधार पर भी हमें पता चल रहा है कि इस देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो जो ऋग्वेद है, सबसे पहला वैदिक कालीन ग्रंथ ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। उन 10 मंडल में से जो 7वें क्रम का मंडल है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र है, उन्होंने बताया था एक दसराग युद्ध के बारे में वर्णन किया था। दसराग युद्ध जो था वो परुष्णवी या फिर जिसको वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। वैदिक कालीन इस नदी का नाम था परुष्णवी और आधुनिक नाम इस नदी का है रावी नदी। तो इस रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। सुदास जो कि भरत कबीले के राजा थे और उनके सामने 10 जन थे। 10 जन जिसमें से 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। यहां पर जन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, जन का मतलब है एक तरीके से राज्य। उस टाइम पर राज्य को जन के नाम से जानते थे। तो 10 जो है राज्य एक तरफ थे और एक तरफ थे सुदास। तो इस युद्ध में सुदास जो हो गए वो विजयी हो गए, सुदास जो है वो जीत गए। इस 10 जन के कबीलों को उन्होंने हरा दिया। 10 जन में जैसे 5 आर्य कबीले अनु, पुरु, यदु, द्रहु, तुर्वस, ये 5 कबीले थे आर्यों के और 5 कबीले थे अनार्यों के, जैसे अनल, भलानस, इस प्रकार के 5 अनार्य कबीले थे। तो ये 10 कबीलों को इन्होंने एक साथ हराया और इनके चूंकि सुदास के कबीले का नाम था भरत कबीला और इस कबीले के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ गया भारत, क्योंकि ये कबीला जीत गया, ये वाला क्षेत्र जीत गया। ठीक है, इसी के साथ हमें एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ये घटना बताता है, हमें ये कहानी बताते हैं कि भरत नाम के प्रतापी राजा थे जो कि दुष्यंत के पुत्र है, यही वाले महाभारत कालीन घटना। तो दुष्यंत के पुत्र थे, कुरु वंश के राजा हैं भरत। ये एक सार्वभौमिक सम्राट थे जिसने चारों दिशाओं में फैले विशाल क्षेत्र को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण हमें ये वाली कहानी बता रहा है। भरत जो कि दुष्यंत के पुत्र हैं, कुरु वंश के राजा हैं। देखिए पांचवी जो हमें स्थिति है, ये कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, इन सब राजाओं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा। भारत एक जो है वो जाति थी, भरत नाम की एक जाति थी जो इस क्षेत्र में निवास करती थी और इन्हीं जाति के नाम के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ये कुछ इतिहासकार मानते हैं। और आजकल जो है वो इसी के ऊपर ज्यादातर सभी जो है वो अपना समर्थन देते हैं कि ये वाली जो घटना है, ये वाली जो कहानी है वो ज्यादा ऑथेंटिक लग रही है, भरत नाम की एक जाति थी। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे तो कुछ और ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो इस घटना के बारे में ज्यादा बात करेंगे, जो कि ऋषभ देव के पुत्र है भरत, इनके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, आगे घटनाएं आएंगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो पांचवी घटना, कुछ इतिहासकारों के अनुसार भरत जो है वो एक जाति थी यहाँ पर और इस क्षेत्र में निवास करती थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया इस जाति के आधार पर भारतवर्ष। जहां पर भरत नाम की जाति निवास करती जिस क्षेत्र में, वो एरिया कहा गया भारतवर्ष। और दूसरी हमको ज्यादा ऑथेंटिक मानना है ये वाली जैन ग्रंथ आदि पुराण, जिसके लेखक है जिनसेन। इनके अनुसार जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभ देव, इनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बाकी घटनाएं भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी है, वैदिक कालीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि चीजें आगे आएंगे और इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये 5 मत है किस भरत नाम के राजा के आधार पर पड़ा, तो ये 5 मत, जिसमें से 3 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की घटनाएं हैं। सतयुग में ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर
त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर, और द्वापर युग में राजा दुष्यंत, कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ रहा है। बाकी 2 घटनाएं जो है वैदिक कालीन है, और कुछ आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि भरत नाम की एक जाति थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्लाइड में। अगली अगर बात करें हम लोग, नोट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण मतलब कहीं पर अगर इसको किसी अभिलेख में या कहीं पर किसी पत्थर के ऊपर, गुफा के ऊपर, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन में कहां पर सबसे पहले भारतवर्ष लिखा हुआ है, किसी पत्थर के ऊपर, किसी अभिलेख के ऊपर, किसी ताम्रपत्र के ऊपर सबसे पहली बार भारतवर्ष कहां मिला है, तो वो मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, ये उड़ीसा में है। इसको किसने लिखवाया था, इसको लिखवाया था चेदी वंश के राजा है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग के राजा, कलिंग उस टाइम पर उड़ीसा का नाम था, चेदी वंश के राजा हैं, कलिंग मतलब उड़ीसा के राजा खारवेल के द्वारा इसका इंस्क्रिप्शन करवाया गया था। यह भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा, उस टाइम पर आम जन की भाषा प्राकृत थी, और लिपि जो है ब्राह्मी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, भाषा और लिपि एक चीज नहीं होती है, अलग अलग चीज होती है। जैसे यहां पर जो है ये लिखा हुआ किस लिपि में है, ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो लिपि अलग है जिसमें हम लिखते हैं, और भाषा जो हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये घटना, ये हाथी गुम्फा अभिलेख हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऋषभ देव के जो पुत्र है, मतलब वही वाली घटना सतयुग वाली, ऋषभ देव के जो पुत्र है, बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ रहा है भारतवर्ष। ये वाला हमें भारतवर्ष हाथी गुम्फा अभिलेख भी बता रहा है कि ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है ये ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर पड़ा है। और प्रथम लिखित साक्ष्य, देखिए अगर प्रथम अभिलेखी पूछा जाता है, अभिलेखी प्रमाण कहां पर मिलता है, तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। प्रथम लिखित साक्ष्य कहां पर मिलता है, लिखित साक्ष्य मतलब वैदिक कालीन ग्रंथों के अलावा कोई ग्रंथ है जहां पर सबसे पहली बार लिखित मिल रहा है, तो ये अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, पाणिनि की रचना है, अष्टाध्यायी इसमें मिल रहा है। हालांकि राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी हमें मिलता है, तो एक और नाम नोट डाउन कर लेना आप, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा ये बुक है राजशेखर की, सबसे पहली किताब जो है जिसमें हमें भारतवर्ष नाम मिल रहा है वैदिक कालीन ग्रंथों के अलावा, तो यहां पर अष्टाध्यायी आएगा। अष्टाध्यायी ये किताब किसकी है, ये किताब है पाणिनि की। उसके बाद फिर काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ और नोट चीजें हैं। सबसे पहली बार अभिलेखी साक्ष्य कहां पर मिल रहा है, सबसे पहली अभिलेखी साक्ष्य मिल रहा है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में, और सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहां पर मिल रहा है, तो वो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है पाणिनि का, उस ग्रंथ में मिल रहा है हमें भारतवर्ष। देखिए अब अगला हम बात करते हैं, भारतवर्ष के अनेक कालखंडों में अनेक नाम रहे हैं, अलग अलग नामों से इस देश को जाना जाता रहा है। वो नाम कौन कौन से हैं? सबसे प्राचीनतम नाम है भारत का जम्बूद्वीप, आपने सुना भी होगा जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के नाम से भारत को जानते हैं। ये हमें कहां पर मिल रहा है, तो अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ है, साथ में सहस्त्राम लघु अभिलेख है अशोक का, इन अभिलेख में या इन बौद्ध ग्रंथों में इस देश को जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। जम्बूद्वीप एक्चुअली इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर जामुन या जरम्बिक को मतलब जामुन को संस्कृत में जरम्बिक बोलते हैं, तो यहां पर जरम्बिक के वृक्ष जो है वो बहुतायत में मिलते थे, बहुतायत मतलब काफी मात्रा में थे। तो जामुन के वृक्ष यहां पर ज्यादा थे, जरम्बिक के वृक्ष ज्यादा थे, इस कारण से इस देश का नाम पड़ गया जम्बूद्वीप। ठीक है, अब देखिए एक घटना में एक स्टोरी बता रही है श्रीमद् भगवत गीता और स्कंद पुराण। श्रीमद् भगवत गीता और स्कंद पुराण हमें यह घटना बता रहे हैं कि देखिए सृष्टि की रचना किसने की, सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा के द्वारा। सृष्टि की रचना की तो ऑब्वियस ही बात है पृथ्वी की रचना भी उन्होंने की है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी की रचना की। अब उस पृथ्वी का संचालन करने के लिए उन्होंने अपना एक मानस पुत्र उत्पन्न किया, उनका नाम था मनु। ठीक है, मनु के जो है वो 2 पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। अब उत्तानपाद और उनका बेटा ध्रुव, उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया उन्होंने। तो अब इनका एक ही पुत्र बचा, एक पुत्र संन्यास ले लिया, उसको मतलब नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह से, वो चले गए, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव। ठीक है, इन दोनों ने। अब मनु के जो एक छोटे पुत्र बचे जिनका नाम था प्रियव्रत, तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा विश्व दे दिया प्रियव्रत को। जब अंतिम समय आया मनु का, उन्होंने अपना पूरा विश्व का संचालन का दायित्व सौंप दिया प्रियव्रत के ऊपर। अब प्रियव्रत जो थे वो ठीक ठाक अपना चला रहे थे अपने विश्व का संचालन। अब प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, प्रियव्रत के 10 बेटे हुए, जिनमें से
तीन बेटे जो थे जिनके नाम थे कवि, महावीर और सनर, ये तीन बेटों ने क्या किया, इन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया, मतलब इन्होंने भी ब्रह्मचर्य संन्यास ले लिया। तो वो तीन भी चले गए। अब बचे उनके 7 पुत्र। अब प्रियव्रत के सामने एक समस्या कि 7 बेटे हैं और अपनी प्रॉपर्टी, मतलब एक तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है 7 बेटों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांट दिया। जैसे आज के टाइम पर 7 द्वीप है, उसी प्रकार से प्रियव्रत ने अपने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांट दिया और उन एक एक द्वीप के संचालन की जिम्मेदारी अपने एक एक पुत्र को दे दी। 10 बेटे थे, जिसमें से 3 बेटे चले गए, संन्यास ले लिया, 7 बेटे बचे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांट दिया और अपने 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीप सौंप दिए, जिसमें से जो जम्बू द्वीप का एरिया था यह मिल गया था आग्नेयगिरि को। आगे हम देखते हैं कौन कौन से द्वीप थे, किस किस द्वीप में बांटा। तो यहाँ पर 7 द्वीप दिख रहे हैं आपको। जम्बू द्वीप का क्षेत्र मिला आग्नेयगिरि को, प्लक्ष द्वीप का क्षेत्र मिला इग्मजिह्वा को, शाल्मल द्वीप का क्षेत्र मिला यज्ञबाहु को, कुश द्वीप जो है वो हिरण्यरेता के पास चला गया, क्रोंच द्वीप जो है ये धृतपृष्ठ के पास चला गया, शाक द्वीप जो है ये मेघातिथि और पुष्कर द्वीप जो है ये वितिहोत्र के पास चला गया। अगर हम आधुनिक समय के हिसाब से देखें ये कौन कौन से द्वीप है, तो जम्बू द्वीप को मानते हैं कि ये वर्तमान में एशिया द्वीप है, एशिया महाद्वीप है। जो अगर हम कुछ बात करें और इसके बारे में, जैसे क्रोंच द्वीप को मानते हैं आधुनिक समय में ये अफ्रीका महाद्वीप रहा होगा। ये क्रोंच द्वीप के बारे में ऐसा कहा जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग और कुश द्वीप की, तो कुश द्वीप कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये यूरोप रहा होगा, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि दक्षिण अमेरिका रहा होगा या ऑस्ट्रेलिया रहा होगा। तो हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हमें केवल अपने जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ना है। बाकी द्वीप जो है वो ऐसा, कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि ये 6 द्वीप जो हैं वो जलमग्न हो गए, ये समाप्त हो गए हैं वर्तमान में। ये 6 द्वीप उस टाइम पर थे, वर्तमान में आधुनिक समय में ये नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, जम्बू द्वीप का एरिया मिला आग्नेयगिरि को, जैसा मैंने आपको बताया है। और आग्नेयगिरि, इनका एरिया कितना था, इनका एरिया था 1 लाख वर्ष। यहां पर वर्ष का मतलब समय नहीं है, यहां पर मैंने आपको बताया वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र। 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर तो नहीं है, सॉरी 1 लाख योजन, यहां पर योजन के नाम से जानते हैं इन्हें। तो 1 लाख योजन का इनका एरिया था। एक योजन में लगभग 8 मील या 13 किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 8 लाख मील, 8 लाख वर्ग मील का इनको एरिया मिला था जम्बू द्वीप को। और अगर आप देखेंगे तो हर द्वीप का एरिया जो है वो पिछले द्वीप से दुगना हो गया। 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32, 32 64, तो हर द्वीप का एरिया जो है वो बढ़ता गया। और ये किस महासागर से घिरा हुआ है, तो जम्बू द्वीप जो है ये खारा पानी से घिरा हुआ है। प्लक्ष द्वीप जो है ये गन्ने का रस या इक्षु समुद्र से घिरा हुआ द्वीप था। शाल्म द्वीप जो है ये शराब या सुर सागर से घिरा हुआ द्वीप था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो ईरान इराक वाला क्षेत्र है ये शाल्म द्वीप, आज वर्तमान का शाल्मल द्वीप था। कुश द्वीप जो है ये घी या सफीर सागर से घिरा हुआ है। क्रोंच द्वीप जो है ये दूध या क्षीर समुद्र से घिरा हुआ एरिया है। शाक द्वीप जो है ये दही या दधी समुद्र से, और पुष्कर द्वीप जो है ये साफ जल या जल समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये आधुनिक समय में इसको मानते हैं कि अंटार्कटिका वाला एरिया हो सकता है, ठीक है, जहां पर साफ जल या जल समुद्र है, जहां पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर किस किस महासागर से घिरा हुआ, ये भी देखिए, ये ज्यादा साइंटिफिक चीजें तो नहीं है। दूध से घिरा हुआ है, शराब से घिरा हुआ है, हम ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं मान सकते इन चीजों को, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा भारतवर्ष के पीछे क्या बैकग्राउंड है। और बाद में अब इन सबको मिल गया, जैसे आग्नेयगिरि को मिल गया जम्बू द्वीप का एरिया। बाद में आग्नेयगिरि के 9 बेटे हुए, अब उन्होंने अपने 9 पुत्रों के बीच में जम्बू द्वीप का एरिया बांट दिया, तो यहां पर 9 क्षेत्र में बांट दिया इन्होंने। इसी प्रकार इग्मजिह्वा ने अपने प्लक्ष द्वीप नामक जो एरिया था इसको 7 क्षेत्रों में बांट दिया। शाल्मल द्वीप को 7 क्षेत्रों में, इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए और पुष्कर द्वीप जो है ये 2 क्षेत्रों में बढ़ गया, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के ऊपर किसका शासन था, आग्नेयगिरि का। ये 7 बेटे किनके हैं, ये 7 पुत्र हैं प्रियव्रत के। बाकी 3 पुत्र जिनके नाम बताए मैंने आप लोगों को, एक का नाम था कवि, एक का नाम था महावीर और एक का नाम था सनर। ये तीनों के तीनों चले गए थे, वैराग्य ले लिया था इन लोगों ने। ये 7 बच्चे बचे थे उनके, तो 7 पुत्रों के बीच में उन्होंने अपने सारे एरिया को बांट दिया। अब जम्बू द्वीप का एरिया मिल गया आग्नेयगिरि को। यहीं पर यही बताया गया है कि प्रियव्रत का एक पुत्र था आग्नेयगिरि, इनके पास आ गया जम्बू द्वीप का एरिया, ठीक है। अब देखिए, आग्नेयगिरि के फिर 9 बेटे हुए, उनमें से एक जो बेटा था नाभि या अजनाब, नाभि या अजनाब एक पुत्र का नाम है ये, नाभि या अजनाब, इनको मिला था हिमवर्ष का एरिया। हिमवर्ष का एरिया मतलब आधुनिक समय में भारत का एरिया। तो हिमवर्ष का एरिया मिला नाभि या अजनाब को, और इन्हीं नाभि या अजनाब के एक पुत्र हुए हैं ऋषभदेव।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी, सतयुग की घटना है, और इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ गया बाद में भारतवर्ष। तो किस प्रकार से इतिहास को हम कोरिलेट कर रहे हैं, सबसे पहले जम्बू द्वीप पड़ा, जम्बू द्वीप के बाद इस देश को जाना गया हिमवर्ष के नाम से, हिमवर्ष के बाद इस देश को नाम से जाना गया भरत या भारतवर्ष के नाम से। ठीक है, तो अभी हम केवल इसी स्टोरी पे वापस से आते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु को उन्होंने पूरा विश्व दे दिया, आप संभालो। मनु का पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। प्रियव्रत ने पूरा विश्व को संभाला, उनके 10 बेटे हो गए, 10 में से 3 ने संन्यास ले लिया, 7 बचे, जिसमें से अग्निगिर को उन्होंने जम्बू द्वीप का एरिया दे दिया। और यहां पर मैंने आगे मैप में लगाया हुआ है जम्बू द्वीप का एरिया, ये पूरा का पूरा द्वीप जो आपको दिख रहा है जम्बू द्वीप है, मतलब आधुनिक एशिया मान सकते हैं आप, पूरा एशिया। और कुछ हिस्सा जो है रूस का, चाइना का, ये भी हिस्सा इसमें शामिल है। तो ये पूरा एरिया जम्बू द्वीप किसके पास में था, ये अग्निगिर के पास में था। अब देखिए यहां पर अग्निगिर के फिर 9 बेटे हुए, उन 9 बेटों में उन्होंने अपने पूरे द्वीप को 9 भागों में बांट दिया। अब देखिए यहां पर जम्बू द्वीप के 9 वर्ष, जिसमें से एक का नाम है भारतवर्ष, किम पुरुष, हरिवर्ष, केतुमाल, इलावर्त, भद्रास्व, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। अगर हम यहां पर मैप पे इनको देखने की कोशिश करें तो कुछ के नाम आपको मैं बता देता हूं यहां पर, जैसे हमें यहां पर आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, जैसे ये हरिवर्ष, ये एक एरिया का नाम यहां पर ये हो गया, ये हो गया हरिवर्ष, आपको दिख रहा होगा शायद। ये भारतवर्ष एक एरिया का नाम हो गया, किम पुरुष एक एरिया का नाम हो गया, केतुमाल ये एक एरिया हो गया, रम्यक ये एक एरिया हो गया, हिरण्यमय ये एक एरिया हो गया, भद्रास्व ये एक एरिया हो गया, इलावर्त ये एक एरिया हो गया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांट दिया और अपने 9 पुत्रों को दे दिया, जिसमें से ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं हिमवर्ष, ठीक है, या इसको बोलते हैं भारतवर्ष। ये वाला ये हमारे काम का है, क्योंकि बाकी जो एरियाज हैं ये चले गए चाइना या फिर मंगोलिया वगैरह इसमें। तो यहां पर अगेन फिर से हम आएंगे, ये नाभि या अजनाब के पास में आ गया था हिमवर्ष का एरिया, यानी भारतवर्ष का एरिया इनके पास में आ गया था, और इन्हीं के पुत्र हुए ऋषभदेव और भरत। आगे चलते हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हिमवर्ष इस देश का एक और नाम रहा है। हिमवर्ष मैंने आपको बताया अभी जस्ट, नाभि या अजनाब को, ये किसके पुत्र हैं, ये पुत्र है अग्निगिर के। तो नाभि या अजनाब को हिमवर्ष का क्षेत्र मिला था या भारतवर्ष का क्षेत्र मिला था। एक्चुअली भारतवर्ष तो नहीं था उस टाइम पर हिमवर्ष का एरिया कहलाता था ये। फिर इसका नाम पड़ा अजनाब वर्ष, चूंकि नाभि का एक और नाम था, यहां पर देखिए आप, नाभि या अजनाब। तो अब चूंकि नाभि या अजनाब जो है एक एरिया पर शासन कर रहे हैं और उस एरिया का नाम पड़ गया अजनाब वर्ष। वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र, तो अजनाब नाम के राजा जहां पर शासन कर रहे हैं वहां का नाम पड़ गया अजनाब वर्ष। तो सबसे प्राचीन नाम है जम्बू द्वीप है, दूसरा नाम फिर हम भारत का, उसके बाद भारत को हिमवर्ष के नाम से जाना गया, तीसरा जो नाम पड़ गया भारत का वो पड़ गया अजनाब वर्ष, और चौथा नाम जो पड़ गया वो भरत नाम के राजा के ऊपर भारतवर्ष। इन्हीं अजनाब के पुत्र हुए ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, इन्हीं ऋषभदेव के बड़े पुत्र हुए भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। तो देखिए यहां पर 4 नाम जो देखने को मिल रहे हैं हमें, ये प्राचीनतम नाम देख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ डेटा वगैरह है किन किन के पास में कुछ कौन कौन सा क्षेत्र आया था, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के बारे में चीजें हैं जानने के लिए, तो हमें पढ़ना चाहिए इनके बारे में। सॉरी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, ये पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, एक डिबेट चल गई थी कि भारत या इंडिया, इस देश का नाम क्या हो, भारत हो या इंडिया हो। इसी के बाद से ये भारतवर्ष जो है ये काफी चर्चित मुद्दा रहा है। तो हम भी बात करते हैं कि भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है। तो ये इतने सब चीजें हैं उनके पीछे। यहां पर मैंने आपको बता दिया, ये 9 क्षेत्रों में बांट दिया हिमवर्ष को, और ये हिमवर्ष ही आगे जाकर के भारतवर्ष के नाम से जाना गया। बाकी ये पूरा जो द्वीप है, ये पूरा द्वीप जम्बू द्वीप है, ठीक है। चलिए अगला है, इस देश को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना गया है। ब्रह्मवर्त का नाम मिला है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में एक्चुअली क्या हो रहा है, सरस्वती से द्रस्वती नदी, या जिसको बोलते हैं घग्गर नदी, इसके बीच का एरिया, ये दोनों नदियां जो है, ये सरस्वती नदी का रिवर का एरिया जो है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये राजस्थान वाले बेल्ट में थी और बाद में जाकर लुप्त हो गई। और घग्गर जो है ये भी राजस्थान के क्षेत्र में है। कुछ इतिहासकार घग्गर को ही सरस्वती नदी का विस्तार मानते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मवर्त का एरिया, ये मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त का एरिया जो है वो ये हो गया, ठीक है। ये कब की घटनाएं हैं, ये घटनाएं हैं जब हमारा ऋग्वैदिक काल स्टार्ट हुआ, जब आर्य भारत में आए उसके बाद से, ठीक है। दूसरी हमें ब्रह्म ऋषि क्षेत्र भी इस देश का नाम मिल रहा है।
आपसे ये जनरली पूछ सकते हैं ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहां से कहां तक था, या ब्रह्मवर्त में वर्तमान में आधुनिक समय में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। ब्रह्मवर्त में हरियाणा शामिल था, ब्रह्मवर्त में दिल्ली शामिल था, ब्रह्मवर्त में कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, ये कुरुक्षेत्र का एरिया भी ब्रह्मवर्त में ही शामिल था, हरियाणा दिल्ली इसके आसपास का एरिया। ब्रह्म ऋषि क्षेत्र अगला जो है ये गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। जब आर्यों का विस्तार हुआ, आर्य थोड़े आगे बढ़े, गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच गए, तो उनको फिर जानकारी हुई कि इसके आगे भी क्षेत्र है, तो जहां तक उनका फैलाव हुआ उस एरिया को कहा गया ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। और ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहां पर है, ये गंगा यमुना का दोआब, ये गंगा यमुना के दोआब में आप ब्रह्म ऋषि क्षेत्र देख सकते हैं, जहां पर ऋषि मुनि जो है ये तपस्या करते हैं, इसी को कहा गया ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। अगला, इस देश को मध्य देश के नाम से भी जाना गया। मध्य देश के नाम से, मध्य देश का एरिया कहां कहां पर है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पश्चिम में सरस्वती से लेकर के पूर्व में प्रयाग नदी तक। तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ये वाला जो एरिया है विंध्य पर्वत और एक प्रयाग नदी, तो ये वाला एरिया कहा गया मध्य देश। इस देश को मध्य देश के नाम से भी जाना गया। ये है ब्रह्मवर्त क्षेत्र, ये है ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, ये वाला एरिया जो है ये मध्य देश कहा गया इस देश को। आर्यावर्त, जैसे देखिए जैसे जैसे फिर आर्यों का विस्तार हो रहा है इस देश का नाम बदलता जा रहा है, ठीक है। आर्यावर्त नाम जो है ये अष्टाध्यायी की पाणिनि में भी मिला है और साथ में राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी मिला है, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें आर्यावर्त की लोकेशन कहां पर मिली है, तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, मतलब यही वाली लोकेशन है, हिमालय से विंध्य पर्वत और पश्चिम से पूर्व तक के सागर का क्षेत्र, ये पश्चिम से पूर्व तक के सागर का क्षेत्र, मतलब वही वाला लगभग लोकेशन देखने को मिल रहा है जो मध्य देश का मिल रहा है, वही ऑलमोस्ट आर्यावर्त का मिल रहा है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर का एक ग्रंथ है। इसके अनुसार आर्यावर्त का जो क्षेत्र है ये नर्मदा के उत्तरी भाग, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उत्तरी भाग पूरा का पूरा आर्यावर्त कहा गया। तो एक्चुअली में जो आर्यावर्त का पूरा क्षेत्र है ये अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहां पर मैप के अकॉर्डिंग आर्यावर्त का जो एरिया है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का आर्यावर्त है। सुना होगा आप लोगों ने जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त, भारतखंड है, ये पूरा भरतखंड है, आर्यावर्त है, आर्यावर्त मतलब पूरा आर्यावर्त, उसमें भारतवर्ष है, भारतवर्ष एक छोटा सा देश है, ये आर्यावर्त पूरा, इसमें से भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष छोटा सा देश जो आज के टाइम पर हमें भारत देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कई सारे नाम मिले हैं भारत के, ब्रह्मवर्त भी कहा गया। जैसे जैसे आर्य आगे बढ़ते चले गए इस देश का नाम बदलता चला गया। जब आर्य इस वाले एरिया में थे तो उनको ब्रह्मवर्त कहा गया इस देश को, जब आर्य आगे चले गए थोड़ा सा तो ये ब्रह्म ऋषि क्षेत्र हो गया, जब आर्यों का विस्तार और हुआ तो मध्य देश कहा गया और आर्यावर्त कहा गया इस देश को। ये हमें नाम कई सारे ग्रंथों में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद इसका नाम हिंदुस्तान भी है, भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। फारसी या ईरानी या पर्शियन ने क्या हुआ, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। देखिए जब ईरानी भारत में आए तो पर्शियंस जब भारत में आए तो वो उच्चारण करने में वो स को ह का उच्चारण करते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू का उच्चारण कर दिया और यहाँ के निवासी, चूंकि यहाँ के निवासी हैं इसलिए उसको उन्होंने हिंद कह दिया, यहाँ के निवासियों को हिंद कह दिया कि हिंद नदी के, हिंदू नदी के उस पार जो भी रहता है वो हिंद है, ठीक है। इस क्षेत्र को उन्होंने हिंद कह दिया। बाद में जब तुर्की आते हैं भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, उन्होंने इसका नाम कर दिया हिंदुस्तान। स्थान मतलब होता है क्षेत्र, और जहां पर हिंदू रह रहे हैं वो एरिया हो गया हिंदुस्तान। तो ये नाम जो है वो ईरानी और पर्शियंस के द्वारा दिया गया है हिंद नाम, बाद में इसके ऊपर हिंदुस्तान कर दिया गया तुर्कियों के द्वारा, जब तुर्कियों के अटैक हुए थे भारत के ऊपर, ठीक है। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहां मिलता है हमें हिंदुस्तान के रूप में, तो ये मिलता है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख ईरान का। ईरान में एक अभिलेख है जिसका नाम है नक्श-ए-रुस्तम। इस अभिलेख में हमें सबसे पहली बार हिंदुस्तान नाम मिला है। इस देश का एक और नाम हिंदुस्तान, ईरान में एक अभिलेख है, ठीक है। इस देश को इंडिया के नाम से भी जाना गया है। इंडिया ये नाम जो है हमको लगता है कि ये नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, लेकिन गलत नाम है ये। हम गलत सोचते हैं। ये नाम जो है हमको यूनानी या ग्रीकों के द्वारा, सबसे पहली बार अगर किसी विदेशी ने कोई नाम दिया है तो वो इंडिया ही नाम दिया है, ठीक है। कैसे, तो जब यूनानी या ग्रीक सबसे पहले भारत के ऊपर अटैक करने आते हैं, इन्होंने सिंधु नदी को इन्होंने इंडस रिवर, ये सिंधु रिवर को इंडस रिवर कहते थे, और यही इंडस
हेरोडोटस ने 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहली बार इंडस के बारे में कहा है, और बाद में ये इंडस जो है ये इंडिया के रूप में कन्वर्ट हो गया। अंग्रेजों को भारत बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी, इसलिए इन्होंने इसको इंडिया कहना, उच्चारण करना शुरू कर दिया, और बाद में अंग्रेजों के द्वारा ही इस इंडिया को फिर नाम को फेमस कर दिया गया। तो इंडिया शब्द जो है ये यूनानी या ग्रीक के द्वारा दिया गया वर्ड है, और ये भी इंडस रिवर या सिंधु रिवर से निकला हुआ है। हिंदुस्तान नाम भी सिंधु नदी से निकला हुआ है, और सिंधु नदी को हिंदू और हिंद क्षेत्र के निवासी हो गए यहां पर, इसलिए हिंदुस्तान नाम हो गया, और इंडस रिवर को यूनानी या ग्रीकों के द्वारा इंडिया कहा गया। इसको अल हिंद के नाम से भी जाना गया। ये अरबियों ने बाद में, जब अरब देश के निवासी आते हैं यहां पर, तो अरबियों के द्वारा इसको अल हिंद मतलब भारत को अल हिंद के नाम से पुकारा गया। और अगर देखें इसमें और भी नाम है, यिंतु जो है ये चीनियों के द्वारा मुख्यतः हुएनसांग। देखिए हुएनसांग आते हैं भारत में 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, लगभग 606 के आसपास ये भारत में आते हैं, और इनके द्वारा ही सबसे पहली बार इसको हिंदू कहा गया जब हर्षवर्धन का समय था। हर्षवर्धन के समय पर ये आए थे, और इनके द्वारा हिंदू भी कहा गया, और पंच भारत या 5 इंडीज भी कहा गया हुएनसांग के द्वारा। पंच भारत या 5 इंडीज इन्होंने कहा था। हिंदू का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। इनका ऐसा था कि जो एरिया अर्धचंद्राकार के रूप में है वो कहा गया भारत। तो इनके हिसाब से भारत का जो एरिया है वो अर्धचंद्राकार है, चीनियों के द्वारा या हुएनसांग के द्वारा यिंतु। इस देश को ब्रह्म राष्ट्र या आर्य देश भी कहा गया। देखिए ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, इन सब के अलावा ब्रह्म राष्ट्र और आर्य देश के नाम से भी जाना गया। ये इत्सिंग के द्वारा इस देश को ब्रह्म राष्ट्र या आर्य देश कहा गया। हिंदुश नाम भी है इस देश का। यह बेहिस्तून शिलालेख में हिंदुश नाम मिला है, और ग्यागर या फग्यूल नाम भी मिला है इस देश को। यह कहा गया है तिब्बतियों के द्वारा। तो तिब्बत में भारत को ग्यागर या फग्यूल कहा जाता था। देखिए जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तब भारत का नाम क्या हो, तो 3 शब्दों के ऊपर डिबेट थी। एक तो भारत, इस देश का नाम भारत, जो सदियों से इस देश को जाना जाता रहा है भारत के नाम से। एक हिंदुस्तान और एक इंडिया, क्योंकि ये दोनों नाम जो है हिंदुस्तान और इंडिया ये प्रचलित हो गए थे ब्रिटिशर्स के आते आते। अंग्रेजों के द्वारा इंडिया नाम को प्रचलित कर दिया गया, और जब भारत के ऊपर जब दिल्ली सल्तनत का समय था, मुगल सल्तनत का समय था, जब इस्लाम का जब भारत के ऊपर शासन था, तब इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तो जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, भारत को हम किस नाम से जाने, अनुच्छेद 1 में ही इस देश के नामकरण को लेकर विवाद उड़ गया। तो यहां पर सभी संविधान निर्माताओं ने बोला कि नहीं, इस देश को हम भारत नाम भी रखेंगे, इंडिया नाम भी रखेंगे। भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये इंडिया और भारत दोनों नाम को एक्सेप्ट किया गया था आर्टिकल 1 में संविधान के। ठीक है, तो ये इसके बाद से मुद्दा उड़ गया था कि भारत का नाम भारत ही हो, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम जो है ये विदेशियों की देन है। सबसे पहले ग्रीक या यूनानियों ने दिया, बाद में अंग्रेजों ने इसको फेमस कर दिया। गुलामी के प्रतीक के रूप में देखने को मिल रहा है हमें इंडिया, इसीलिए इसके ऊपर काफी डिबेट हुई थी। चलिए बहरहाल हम बात करते हैं, आगे चलते हैं भारतवर्ष की भौगोलिक संरचना के बारे में। अभी तो हम लोगों ने भारतवर्ष के नाम देख लिए, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग समय पर नाम कौन कौन से हैं। सबसे प्राचीनतम नाम जो है भारत का वो था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के बाद भारत को जाना गया हिमवर्ष के नाम से। हिमवर्ष के बाद भारत को जाना गया था अजनाब वर्ष के नाम से, और अजनाब वर्ष के बाद भारत का नाम पड़ता है भारतवर्ष। उसके ऊपर भारत नाम के राजा थे। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक संरचना, उत्तरम यत समुद्रस्य मतलब समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रेश्वे दक्षिणम यानी हिमाद्रे मतलब हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम मतलब जो क्षेत्र है वो भारत के नाम से जाना जाता है। नाम भारतीय यत्र संतति मतलब यहाँ के जो संतति है, निवासी है, उनको भारतीय के नाम से जाना गया। तो ये एक हमें पुराणों में एक हमें भौगोलिक संरचना के बारे में ही वर्णन मिल रहा है। उत्तरम या समुद्रस्य समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रेश्व दक्षिणम मतलब हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम नाम यानी उस क्षेत्र का नाम। यहाँ वर्ष का मतलब बार बार वही है, क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का नाम भारत है। भारत यत्र संतति मतलब उस देश के निवासी जो है वो भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, उस समय पर प्राचीन समय पर पश्चिमी भाग इसको कहते थे प्रतीच्य या फिर अपरांत। प्रतीच्य या फिर अपरांत ये पश्चिम भाग को कहते थे। पूर्वी भाग को कहते थे प्राच्य या प्राची। पूर्वी भाग प्राच्य या प्राची, पश्चिमी भाग प्रतीच्य या अपरांत,
उत्तरी भाग उदीच्य, दक्षिणी भाग दक्षिणापथ और मध्य का जो भाग था वो कहलाता था मध्यम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पश्चिमी वाला भाग है, इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा लोकेशन के हिसाब से, तो पश्चिमी जो भाग है वो प्रतीच्य या अपरांत, पूर्वी जो भाग है ये प्राच्य या प्राची, उत्तरी भाग जो है ये उदीच्य, दक्षिणी भाग जो है दक्षिणापथ और मध्य भाग जो है इसको कहते थे मध्यम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दिशाओं के नाम भी हो गए और क्षेत्र के नाम भी हो गए। ठीक है, यहां पर नदियां देखिए, कुछ नदियां हैं जिनके हमें प्राचीन समय में नाम कुछ और मिलते हैं और वर्तमान समय में, आधुनिक समय में नाम उनके हमें कुछ और मिलते हैं। जैसे वर्तमान नाम एक नदी का है सिंधु नदी, बहुत फेमस नदी है, इसका नाम सिंधु भी मिला है और हिरण्यी नाम भी इसका मिला है सिंधु नदी का। सरस्वती नदी जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, इसके नाम कई सारे मिले हैं, जिसमें से देवी तमा, नदी तमा, ये नाम प्रसिद्ध है। वितस्ता प्राचीन नाम है, वर्तमान में झेलम नदी का। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है, चिनाब इसका वर्तमान नाम है। परशुनवी के बारे में थोड़ी देर पहले ही बात की थी हमने, इसके किनारे दसराग युद्ध हुआ था, इसका वर्तमान नाम है रावी। शतुद्री ये प्राचीन नाम है, इसका वर्तमान नाम है सतलज। विपाशा ये व्यास का प्राचीन नाम है। द्रसद्वती ये घग्गर या चितंग का प्राचीन नाम है। सदानीरा ये गंडक का प्राचीन नाम है। कुर्म या ये कुर्रम का प्राचीन नाम है। स्वास्तु स्वाद का नाम है। गोमती गोमल का नाम है। कुभा काबुल का नाम है। ये सारी नदियां जो है ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। और रेवा जो है ये नर्मदा का प्राचीन नाम है। तो ये कुछ नदियों के प्राचीन नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में जो है ये व्यास नदी का नाम नहीं है। सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 नदियां आती है, सिंधु, उसकी 5 सहायक नदियां, और जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास का नाम नहीं मिला है ऋग्वेद में। ठीक है, और उसके अलावा सरस्वती, तो ये 7 नदियां सप्त सिंधु एरिया कहलाती है। ये 7 नदियां यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, उसमें से व्यास का नाम जो है वो ऋग्वेद में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर वितस्ता इंपॉर्टेंट नाम है झेलम को, अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम, परशुनवी रावी का, शतुद्री सतलज का, विपाशा जो है ये व्यास का नाम है, द्रसद्वती घग्गर का या चितंग का प्राचीन नाम है, सदानीरा गंडक का नाम है। ठीक है, ये कहां पर है? बिहार के क्षेत्र में है। कुर्मु, कुर्रम, स्वास्तु, स्वाद, गोमती, गोमल, कुभा, काबुल एक तरफ प्राचीन नाम है, येलो में जो दिख रहे हैं, और व्हाइट में जो दिख रहे हैं वो आधुनिक नाम है। ये रेवा नर्मदा नदी का नाम है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ नदियों के प्राचीनतम नाम है और आधुनिक नाम है। प्राचीन भारत में कुछ सरोवर भी थे, सरोवर यानी झील, पोन्स वगैरह भी थे। भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन भारत में जो है ये 5 सरोवर या 5 झीलें प्रसिद्ध थी। सबसे पहली झील, सबसे प्रसिद्ध झील जो है ये कैलाश मानसरोवर, हिमालय के केंद्र में। कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है वहां से एक झील है, कैलाश मानसरोवर झील, ये हिमालय के केंद्र में है। यहीं से सिंधु, सतलज इत्यादि नदियों का उद्गम होता है। नारायण सरोवर ये गुजरात में है। पुष्कर सरोवर ये अजमेर राजस्थान में है। पंपा सरोवर ये मैसूर मतलब आधुनिक कर्नाटक में है। बिंदु सरोवर ये सिद्धपुर आधुनिक गुजरात में। तो देखिए गुजरात में 2 हो गए, नारायण सरोवर और बिंदु सरोवर। बाकी आप देखिए अगर तो अजमेर में पुष्कर हो गया, उत्तर में हिमालय में हो गया और दक्षिण में कर्नाटक में हो गया। पूर्व वाले कोई से भी सरोवरों का नाम यहां पर नहीं मिला है, जबकि पश्चिम के 3 सरोवर हो गए। गुजरात के 2 हो गए और एक राजस्थान के 1 हो गया। 3 सरोवर हो गए पश्चिम के, दक्षिण का एक पंपा और उत्तर का एक कैलाश मानसरोवर। ठीक है, तो ये 5 सरोवर भागवत पुराण के अनुसार प्रसिद्ध झीलें थी उस टाइम पर प्राचीन समय में। प्राचीन समय में 7 पुरियां भी फेमस है, तीर्थ स्थल जिनको जानते हैं। जैसे आज के टाइम पर देखिए 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है। इस प्रकार से प्राचीन समय में 7 तीर्थ स्थल हुआ करते थे। मतलब कि ये तीर्थों की आपको यात्रा एक जो भी वैदिक धर्म का है उसको करनी ही चाहिए। तो पुराणों के अनुसार ये 7 तीर्थ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अयोध्या तीर्थ, दूसरा है मथुरा, तीसरा है माया या उसको बोलते हैं हरिद्वार के नाम से, चौथा है काशी या जिसको वाराणसी के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है काशी। फिर है द्वारिका, अवंती ये उज्जैन में, और कांची ये दक्षिण में। ये सभी जो हैं ये 7 पुरी के नाम से फेमस है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कांची हो जाता है क्योंकि बाकी तो उत्तर में है, एकमात्र दक्षिण का क्षेत्र जो 7 तीर्थ स्थलों में या 7 पुरियों में शामिल था, तो ये 7 पुरी में कांची भी शामिल था, कांची। बाकी अयोध्या, मथुरा, माया जिसको हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, काशी, द्वारिका, अवंती और कांची ये और इनके क्षेत्र है। 4 धाम, जैसे आज के टाइम पर 4 धाम आप लोगों ने सुना होगा, 4 धाम की यात्रा पे गए हैं।
तो उस टाइम पर भी 4 धाम कौन कौन से प्रसिद्ध थे? उत्तर में है बद्रीनाथ, ये धाम की स्थापना है, धाम कौन कौन से, हालांकि तो प्राचीनतम है। यहां पर मठों की स्थापना बाद में की गई शंकराचार्य के द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। तो देखिए उत्तर में है बद्रीनाथ, यहां पर ज्योतिर्मठ है या इसको जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं। ये मठों की स्थापना किसने की है? ये मठों की स्थापना की है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। उत्तर बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, पश्चिम द्वारिका में है शारदा मठ, पश्चिम में द्वारका जो है द्वारका धाम, यहां पर शारदा मठ है। पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम जो है यहां पर गोवर्धन मठ है, और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है, यहां पर श्रृंगेरी मठ है। तो 4 क्षेत्र, 4 दिशाएं, और चारों दिशाओं में एक एक धाम है। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। यहां पर अलग अलग जो मठ भी है, जैसे उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है या इसको जोशी मठ के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है। पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ है, तो पश्चिम में द्वारका में जो है वो शारदा मठ है, या इसको पीठ भी कह सकते हैं आप, शारदा पीठ, ज्योतिर्पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ। ठीक है। 7 पर्वत, ये प्राचीन समय में भारत में 7 पर्वत भी बहुत प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण के अनुसार ये 7 पर्वतों के नाम कौन कौन से हैं? महेंद्र पर्वत, ऋक्ष पर्वत, मलय पर्वत, विंध्य पर्वत, सहन पर्वत, पारियात्र पर्वत और शुक्तिमत पर्वत। ये 7 पर्वत हैं विष्णु पुराण के अनुसार। इन 7 पर्वतों में सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट, महेंद्र, यक्ष, मलय, विंध्य, सहन, पारियात्र और शुक्तिमत पर्वत। ठीक है। तो ये 4 धाम, 7 पर्वत, इसके अलावा और हम देखें अगर तो 7 पुरी या तीर्थ स्थल, सरोवर, 5 सरोवर कौन कौन से हैं भागवत पुराण के अनुसार, प्राचीनतम नदियों के नाम कौन कौन से हैं, इसके अलावा भारतवर्ष की भौगोलिक संरचना क्या है, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा भारतवर्ष के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं और किस किस नाम में, किस किस कालखंड में भारत को किस नाम से जाना जाता रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।